Hello friends and welcome to Sleepy Classes in today's Premix for Polity and Governance, जहाँ पे हम कवर करते हैं 5 बहुत ही क्रूशियल MCQs जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं. Now before we move on to today's questions, just to very quickly let you know कि हमारा प्री प्लस मेंस का 2022 के लिए जो बैच 3 है वो लॉन्च हो चुका है. जैसे कि आपको पता होगा हमारा प्री क्यू सीरीज जो कि एक कंप्लीट करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कोर्स है विच इज़ प्राइस्ड एट 7,000 रुपीज़ सेपरेटली, वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ्री दिया जा रहा है. मतलब ये इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, आपको वो अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स जो है हमको पूछते हैं कि ये जो आपके प्रीमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं हमें ऑफन टाइम न्यूज़पेपर में नहीं दिखते हैं, तो हम ये खबरें कहाँ से पूरी करें या फिर इन स्कीम्स को कहाँ से पूरा करें या इस तरह का एनालिसिस कहाँ से लेके आए. दिस इज समथिंग विच इज़ टॉट इन अ प्रीक्योर सीरीज एंड इम्पॉर्टेंटली ये जो डेली सेशन है ये भी आपको प्री प्लस मेंस के बैच के अंदर अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट, अपार्ट फ्रॉम द आंसर राइटिंग, अपार्ट फ्रॉम द मिनी क्विजेस, आपको ये भी जो है फ्री मिलेगा. अगर आप विद आंसर इवैल्यूएशन लेते हैं, दैट इज आप अपने मेंस के जो आंसर्स लिखते हैं उनको चेक कराना चाहते हैं, इवैल्यूएट कराना चाहते हैं, देन इट्स फॉर ₹25,000. अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन लेना चाहते हैं, मतलब सिर्फ मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सोल्यूशंस देखना चाहते हैं, देन इट इज़ फॉर ₹20,000. इसके अलावा हमारे जो 2 ऑप्शनल्स हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज सोशियोलॉजी, इनका भी 2022 के लिए जो बैच 3 है वो लॉन्च कर दिया गया है. अगेन अगर आप विद इवैल्यूएशन लेना चाहते हैं, मतलब आप आंसर्स लिखना चाहते हैं जो कि हमारे वीकली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में होता है, और उसको इवैल्यूएट भी कराना चाहते हैं, तो आप जो है 15,000 का विद इवैल्यूएशन वाला कोर्स ले सकते हैं विच इज़ एक्सट्रीमली नॉमिनली प्राइस्ड. अगर आप कोई भी और ऑप्शनल देखते हैं, देयर इज़ नो अदर इंस्टीट्यूट विच इज़ ऑफरिंग सच अ क्वालिटी एंड होलिस्टिक कोर्स at anywhere less than 50 to 60,000, राइट. तो 15,000 में आपको विद आंसर इवैल्यूएशन, मतलब इसके अंदर वीकली आंसर राइटिंग भी है और टेस्ट सीरीज जो है HLTs एंड FLTs वो भी इंक्लूडेड है, राइट. तो ये भी जो है शुरू हो जाएगा. 12,000 है विदाउट आंसर इवैल्यूएशन अगर आप सिर्फ मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सोल्यूशंस देखना चाहते हैं. देन हमारा जो ऐसे कोर्स है जिसमें ऐसे के बेसिक्स, थीसिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हाउ टू इम्प्रूव अपॉन दैट, वो सब कवर किया जाता है. दैट विल बी फॉर ओनली ₹5,000. लास्टली अगर आप हमारा सिर्फ प्री क्यू का कोर्स लेना चाहते हैं जहाँ पे सारे के सारे करंट अफेयर्स जो हैं होलिस्टिकली दोनों ही प्रीलिम्स एंड मेंस के एनालिसिस को इंक्लूड करके कराया जाता है, तो ये जो है 7,000 के लिए है. 14 मंथ्स का जो है ये कोर्स होगा, तो इट्स नॉट ओनली फॉर से 6 मंथ्स या फिर 10 मंथ्स और 12 मंथ्स. 14 मंथ्स का एग्जॉस्टिव कोर्स होगा जो आपको सब्जेक्ट वाइज बाय आर डेली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स दिया जाएगा. ठीक है. अगर आप और जानना चाहते हैं इन कोर्सेज के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंटली जो एनरोलमेंट्स है 10th मई से आज से शुरुआत होकर 31 मई 2021 तक चलेंगी. आप कॉल कर सकते हैं 1800-893-3043 पे फॉर मोर डिटेल्स. हमें मेल कर सकते हैं sleepyrockklasses@gmail.com पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके इनकी डिटेल्स इंक्लूडिंग द शेड्यूल देख सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेटफॉर्म टुडे सो एज टू इंक्रीज योर ईज ऑफ वॉचिंग, द ईज ऑफ गोइंग थ्रू द इंटायर वीडियोज एंड हमारा कोर्स एंड जिस तरह से आप अपलोड कर पाते हैं आंसर्स को, तो आप जल्द ही हमारा नया प्लेटफॉर्म भी देख पाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंटली एक इनॉग्यूरल डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 जो है ऑफर हो रहा है न्यू बैचेस पे, एंड यही डिस्काउंट आपको तब भी मिलेगा अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन कोर्स खरीदते हैं, मतलब PCM प्लस ऑप्शनल या PCM प्लस एसए या PCM प्लस ऑप्शनल प्लस एसए. ठीक है. तो चलिए अब बढ़ते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंटली आज के पहले क्वेश्चन की तरफ. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन is a rather straightforward question. It is also something जो कि आपके current affairs के साथ related है. Now the question says section 142 of the Social Security Code जो कि काफ़ी चर्चा में था, काफ़ी न्यूज़ में था, is related to which of the following. आपके ऑप्शंस हैं A आधार, B public distribution system, C health care या D it is related to all of the above. यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं, अपना आंसर जो है मार्क कर सकते हैं. अगर आप हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स का हिस्सा हैं, हमने आपको ये तीनों जो कोड्स हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एज वेल एज योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, ये तीनों के तीनों जो हैं आपको इन डिटेल कराए हुए हैं. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट, राइट. अब यहाँ पे सही आंसर है ए
आधार। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने नोटिफाई किया रिसेंटली सेक्शन 142 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ 2020 जो कि पास किया गया था 2020 में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए ये 3 लेबर कोड्स हैं जो कि 2020 में पास किए गए थे सो एज टू ईज द नंबर ऑफ लेबर लॉज। जो सेंट्रल लेबर लॉज जो कि मल्टीपल इन नेचर है, बहुत सारे सेंट्रल लेबर लॉज एग्जिस्ट करते हैं। सो फॉलोइंग ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ न्यूमरस कमीशंस इंक्लूडिंग द लॉ कमीशन, इनको जो है स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण ये 3 जो लेबर कोड्स है बनाए गए हैं, जिनमें से एक है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड। अब जो सेक्शन है ये कवर करता है द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आधार को। जो नोटिफिकेशन है इनेबल करेगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को कि अब ये आधार डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द बेनिफिशरीज ऑफ द वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स माइग्रेंट वर्कर्स विद इन इट। तो जो इंटरस्टेट माइग्रेंट्स होते हैं जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आते हैं, उनके लिए भी जो है ये उपलब्ध है। जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है वो वर्क करेगा ऑन क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, विच इज द बल्क ऑफ लेबर इन इंडिया। साथ ही में ये जो पोर्टल है कलेक्ट करेगा डेटा फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एज वेल, और ये डेटा जो है वेरियस और स्कीम्स के अंदर भी यूज किया जाएगा। साथ ही में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो खुद भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ऑन द पोर्टल बाय submitting their Aadhaar details. So they can self-register only by giving in their Aadhaar details, their Aadhaar number and so on and so forth. Now the section 142 of the Social Security Code कहता है कि the Aadhaar card details are mandatory. They are compulsory for an employee or an unorganized person या कोई भी और person जो कि benefits लेना चाहता है गवर्नमेंट स्कीम्स के, राइट। दिस इज इन टर्न अगेन आपको याद होनी चाहिए आधार जजमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल थी, और इस आधार जजमेंट के अंदर एक मेजर हिस्सा दिया गया था कि अगर फंड्स यूज़ किए जा रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से टू बी यूज्ड फॉर बेनिफिट्स फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि वेरियस लोगों को दी जा रही है, तो वहाँ पे आधार की रिक्वायरमेंट रखना कम्प्लीटली अलाउड है। ठीक है, ये जो बेनिफिट्स हैं ये इन कैश हो सकते हैं या फिर इन काइंड हो सकते हैं, मेडिकल सिकनेस हो सकती है, सर्विसेज ऑफ अ करियर सेंटर हो सकते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं, उन सब के लिए जो है अब आधार की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली डील्स विद यूनिक आईडी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्रोजेक्ट, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके बारे में सही है। पहला, द प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। सेकेंड, ये एम करता है क्रिएट करना और इशू करना एक UDID को, दैट इज योर यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, हर पर्सन को विद डिसेबिलिटीज। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो कि इंक्लूड किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट में, दे आर बेस्ड ऑन दोज जो कि डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1995 के अंडर कवर होते हैं। अब आपके ऑप्शंस हैं A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या D ऑल ऑफ द अबव। नाउ अगेन, गवर्नेंस से चलती हुई जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो हमें याद करना काफ़ी कई बार डिफिकल्ट लगता है, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे आप देख पाएंगे कि काफ़ी लॉजिकल लग रही हैं ये स्टेटमेंट्स। अगर आपके पास एक फाउंडेशनल नॉलेज अवेलेबल है तो आपको ये काफ़ी रैशनल, काफ़ी सेंसिबल स्टेटमेंट्स लगती हैं, एंड चांसेस आर दैट दे माइट ऑल बी करेक्ट। तो यहाँ पे आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली येस द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये सही हैं। UDID का जो प्रोजेक्ट है इट हैज़ बीन अंडर इम्प्लीमेंटेशन सिंस 2016, तो तब से जो है ये प्रोजेक्ट चला जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आता है, रिसेंटली उन्होंने मैंडेटरी किया फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज कि आप एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे फॉर डिसेबिलिटी यूजिंग UDID पोर्टल ओनली, राइट। ये इन फोर्स आ जाएगा फ्रॉम June 1st 2021, और ये UDID इज बेसिकली अ यूनिक आईडी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, राइट, जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रोजेक्ट का एम क्या है? एक यूनिवर्सल आईडी एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना उन लोगों को जो कि डिसेबिलिटी से गुजरते हैं, तो अपनी डिसेबिलिटीज प्रूव करने के लिए, कहीं पे कोई बेनिफिट अवेल करने के लिए उन्हें बहुत धक्के ना खाने पड़े, उनको बहुत डिफिकल्टीज ना फेस करनी पड़े। इफ दे हैव दिस UDID इट विल बिकम वेरी इजी फॉर देम टू सिक्योर ऑल दोज बेनिफिट्स।
अब ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली एम करता है क्रिएट करना एक नेशनल डेटाबेस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो उनकी जो है वेलफेयर, उनके बेनिफिट्स जो अवेल हो रहे हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है, किसी को कोई ज़रूरत होती है तो उसके ऊपर भी नज़र बनाए रखी जा सकती है। और ये एम करता है यूडीआईडी देना टू ईच पर्सन फॉर डिसेबिलिटीज। ना कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के अंडर आएंगे? ऑल दोज पर्सन्स जो कि डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1995 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, वो सब इस प्रोजेक्ट के अंदर भी इंक्लूडेड होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स। पहली स्टेटमेंट कहती है, और आपने हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा नहीं है, बट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट वंस। ठीक है, तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मुझे बतानी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि रिट्स कम अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है हाई कोर्ट्स हैव बीन एम्पावर्ड टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर अदर पर्पसेस। अब आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1, नो 2। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, मैं इसको एक इजी क्वेश्चन की तरह कैटेगराइज करूंगी। इससे पहले जो क्वेश्चंस आए थे वो मीडियम टू डिफिकल्टी लेवल के थे। ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप लक्ष्मीकांत से फेमिलियर हैं तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो देयर इज अ नीड टू रिविजिट दिस चैप्टर ऑन जुडिशरी इन लक्ष्मीकांत एंड गो थ्रू इट वंस अगेन। अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंटली नॉट ओनली इन आर कोर्स बट हमारी जो फ्री GS2 की प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये चैप्टर आपको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सही आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 226 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट्स को कि वो इशू कर सकते हैं रिट्स इंक्लूडिंग हेबियस कॉर्पस, मैंडेमिस, सर्ट्योरारी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, इन्फोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस और फॉर एनी अदर पर्पस। अब जो सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो इनफैक्ट नैरो है, वो यूज की जा सकती है ओनली टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट फॉर अदर पर्पसेस। अदर पर्पसेस का क्या मतलब है कि हाई कोर्ट अपने रिट्स को जारी कर सकता है नॉट जस्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स बट फॉर अदर लीगल राइट्स ऑल्सो। ना वेरी इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन यहाँ पे एक आपने मुझे बताना है कौन सा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है बट आई वांट यू टू आंसर इट इन द कमेंट्स। अब फ्रेज जो है जैसे कि मैंने बता दिया फॉर एनी अदर पर्पस, बेसिकली ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी जो है ये यूज हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो है पार्ट है ऑफ द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है जाननी कि हाई कोर्ट जो है इशू कर सकता है रिट्स टू एनी पर्सन, अथॉरिटी, गवर्नमेंट नॉट ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, कि ऑब्वियसली कोई भी हाई कोर्ट की एक उनकी स्टेट या फिर जॉइनिंग यूटी उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है तो उसके अंदर तो ये कर ही सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी कर सकते हैं अगर जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अराइज होता है उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में। ये प्रोवाइड किया गया था 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन और अ कंपनी जो कि इमेजिन कीजिए महाराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र या फिर गुजरात में कहीं पे बिलोंग करती हैं। तो इमेजिन कीजिए कि गुजरात के जो है वो कंपनी है। ठीक है, अब टेक्निकली उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है से बॉम्बे हाई कोर्ट की वो इस कंपनी के ऊपर नहीं आ सकती बिकॉज इट इज विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर स्टेट। ठीक है, नाउ इमेजिन कीजिए कि ये जो कंपनी थी ये आती है, राइट, उन्होंने कोई सप्लाई किए कुछ इक्विपमेंट या कुछ चीज़ें जिनके कारण कुछ लोगों की डेथ हो गई या किसी लोगों को जो है ग्रीवियस इंजरी हो गई विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस ऐसे एग्जाम्पल के कारण, ऐसे इंसिडेंट के कारण बॉम्बे हाई कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन मिल जाएगी ओवर दैट कंपनी ऑल्सो। वाई? बिकॉज जो एक्शन था दैट इज ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग और किलिंग सर्टन पीपल वो उनकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन दैट इज महाराष्ट्र के अंडर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली जो चंद्र कुमार केस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है दोनों ही हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज वाई इसको किसी भी तरह से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, इसको कम नहीं किया जा सकता, इसको छीना नहीं जा सकता इवन बाय एन अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है गवर्नेंस से रिलेटेड है एंड अगेन इट इज़ वन ऑफ दोस टेक्निकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कोई स्ट्रेट अवे स्कीम नहीं पूछी गई है, बट स्कीम से रिलेटेड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, सुनते हैं, दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आपने क्या बताना है, आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, दैट इज गलत है। पहली, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं ये फंड की जाती हैं डायरेक्टली बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट भी की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली। ये मेनली ऑफर करते हैं असिस्टेंस ऑन सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू द यूनियन लिस्ट। एंड थर्ड, ये स्कीम्स 100% फंडेड होती हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपके ऑप्शंस हैं A 1 ओनली, B 2 ओनली, C 1 and 2 ओनली, D ऑल ऑफ द अबव। नाउ दिस ऑल्सो एक तरह से क्वेश्चन टैकल करता है कि जब आप कोई खबर पढ़ते हैं आप कितनी अच्छे से, कितनी डेप्थ में उसको पढ़ रहे हैं, राइट। हम बहुत बार सुनते हैं कोई स्कीम्स आती हैं और उसमें हम सुनते हैं कि हाँ जी ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या आप सिर्फ वो स्कीम के बारे में रट्टे लगा रहे हैं या आप ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग चेक्ड हियर। नाउ यहाँ पे सही जवाब है डी ऑल ऑफ द अबव। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये गलत हैं, राइट। दिस इज समथिंग जो कि हमने टाइम एंड अगेन अपने प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में इसके साथ डील किया है और अब हम वेरी क्विकली इसको बताते हैं कि आप किस तरह से सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स को देख सकते हैं। अगर हम सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं, ब्रॉडली उनको बाइफरकेट किया जाता है इनटू टू टाइप्स। देयर इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड देयर इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इनफैक्ट उस तरह की स्कीम्स हैं जो कि फंड की जाती हैं डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट जो है बताया जाता है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स द्वारा कि हम इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर ये स्कीम फंड करेंगे। हाउएवर जो इम्प्लीमेंटेशन है ये स्टेट और या फिर स्टेट की एजेंसीज द्वारा की जाती है। असिस्टेंस जो है इम्पॉर्टेंटली स्टेट सब्जेक्ट्स के किसी इशू पे होती है, मतलब नॉट द यूनियन लिस्ट बट इनफैक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं उसके लिए असिस्टेंस जो है प्रोवाइड की जाती है बाय द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जो कॉस्ट है इन स्कीम्स की, दैट इज अगर हम फंडिंग की बात करें तो 100% नहीं बल्कि फंडिंग भी एक शेयर्ड बेसिस पे होती है, बिकॉज सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट में है, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन स्टेट कर रहा है, तो जो फंडिंग है वो शेयर्ड बेसिस पे होती है, दैट इज इट इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, राइट। वेरियस रेशियोज इनके हो सकते हैं, कई बार अगर नॉर्मल आपके स्टेट्स होते हैं एंड सेंटर होता है तो 50:50 होता है, राइट। कई बार ऐसे होता है कि कई ऐसे स्टेट्स होते हैं जो कि सफर कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल यूटीज के केस के अंदर मोस्टली 100% फंडिंग होती है, या फिर ऐसा हो सकता है दैट यूटीज विद लेजिस्लेचर, तो उनके लिए मे बी 70:30 या 75:25 का रेशो रखा जाए। देन देयर आर सर्टेन स्टेट्स जो कि हिली या डिफिकल्ट टेरेन के हैं या फिर थोड़े बैकवर्ड हैं, तो उनके लिए फंडिंग जो है 90:10 की रेशो में प्रोवाइड की जा सकती है। जो लार्जर पोर्शन है दैट इज ऑलवेज बोर्न आउट बाय द सेंटर एंड द स्मॉलर पोर्शन इज बोर्न आउट बाय द स्टेट। नाउ इसी से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है दैट इज ऑफ आर्टिकल 282, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, अलाउ करता है यूनियन या स्टेट को टू मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पर्पस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द पर्पस वाज समथिंग जिसके ऊपर लेजिस्लेटिव अप्रूवल मिली है, राइट। अब इमेजिन करिए कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को, ठीक है। अब उस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए शेयर्ड बेसिस पे कॉस्ट जो है आपको देने पड़ेंगे। अब हमें पता है इवन दो दैट सब्जेक्ट फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट, आपकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने तो उस पर कोई लॉ या पॉलिसी नहीं बनाई है, कौन बना रहा है? सेंटर बना रहा है। तो टेक्निकली हमने स्टेट असेंबली से तो परमिशन ली ही नहीं कि क्या हम इस पर्पस के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमने असेंबली से परमिशन नहीं ली तो हम खर्चा कैसे करेंगे? ये खर्चा अलाउ करने के लिए 282 आर्टिकल जो है काम आता है, जो कि कहता है दैट इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स यूनियन और स्टेट कोई भी ग्रांट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर जो वो पर्पस है उसके ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर रही है या नहीं रही है। नेक्स्ट एक और जो हम कैटेगरी ऑफ स्कीम्स देखते हैं, दोज आर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स इम्प्लीमेंट भी की जाती हैं कंप्लीटली बाय सेंट्रल एजेंसी, एंड क्योंकि ये इम्प्लीमेंट की जा रही है सेंट्रल एजेंसी द्वारा तो 100% फंडेड होती है बाय द सेंटर। सो इनफैक्ट जो स्टेटमेंट्स दी गई थी दोज आर ट्रू फॉर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड नॉट फॉर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इंपॉर्टेंटली जो असिस्टेंस है ऑन मेनली यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे दी जाती है, 100% फंडेड है बाय द यूनियन गवर्नमेंट, एंड ऑफन क्योंकि सब कुछ इतना ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है बाय कीपिंग एंड एक्सक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट आउट ऑफ इट
कंप्लीटली इसको बहुत ज़्यादा एक बुलिंग या टॉप डाउन अप्रोच जो है माना जाता है। Now last question of the day is about a scheme, very important scheme, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। अब ये क्वेश्चन कहता है which of the following are correct about the scheme Operation Greens। 4 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। पहली, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, अभी आपको बताया है द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो आपने मुझे बताना है इन दोनों में से कौन सी है। सेकेंड, ये स्कीम जो है आती है अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। थर्ड, ये एम करती है टू डबल फार्मर्स इनकम बाय द एंड ऑफ 2022 बाय इंश्योरिंग द राइट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। फोर्थ, इनिशियली जब ये स्कीम शुरू की गई थी तो ये फोकस करती थी ओनली ऑन 3 बेसिक वेजिटेबल्स, दैट इज टोमेटोज, अनियंस एंड पोटैटोज। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट सही है। आपके पास ऑप्शंस हैं ए 1, 2 एंड 3 ओनली, बी 1, 3 एंड 4 ओनली, सी 2, 3 एंड 4 ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपने मेरे को बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, राइट। इनमें से सही ऑप्शन है बी 1, 3 एंड 4 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है। अब ऑपरेशन ग्रीन्स जो है वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 100% जो फंडिंग है इसकी कौन दे रहा है? सेंटर दे रहा है। और इम्प्लीमेंट भी कौन करेगा? इम्प्लीमेंट भी एक सेंटर की एजेंसी जो है, राइट, एक सेंट्रल एजेंसी जो है वही इसको फंड करेगी। इन दिस रिगार्ड, विद रिगार्ड टू ऑपरेशन ग्रीन्स, व्हाट इज द सेंट्रल एजेंसी जो कि इसको पूरा इंप्लीमेंट कर रही है? इट इज NAFED। ठीक है, तो ये भी आप जो एक चीज है इसको याद रख सकते हैं क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ऑपरेशन ग्रीन्स जो है इनिशियली टारगेट करता था द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर 3 बेसिक क्रॉप्स, दैट इज टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, एंड दैट इज वाई इसको टॉप बुलाया गया था, ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों थी? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। Now very importantly, much on the lines of Operation Flood, जो कि आपकी डेयरी की जो इंडस्ट्री है एंड जो डेयरी फार्मर्स थे आपके, उनकी इनकम की ऑगमेंटेशन के लिए शुरू किया गया था। तो उसी तरह से ये ऑपरेशन ग्रीन्स भी जो है एम करता है डबल करना इनकम ऑफ फार्मर्स को कि बाय द एंड ऑफ 2022। साथ ही में एक प्राइस फिक्सेशन स्कीम भी लेके आता है इंश्योर करने के लिए कि राइट प्राइस मिले फार्मर्स को, क्योंकि ऑफन जो है वॉलेटिलिटी बहुत होती है एग्रीकल्चर कमोडिटीज में। अगर हम अनियंस की ही बात करें, कितनी बार हमने देखा है कभी कभी अनियंस जो है हम बोलते हैं सोने के दाम पे बिक रहा है, राइट। इतने सारे मीम्स बन जाते कि अनियंस की माला दुल्हने डाल रही हैं, सो ऑन सो फोर्थ। एंड कभी कभी उनका प्राइस जो है इतना ज्यादा ड्रॉप है, इतना ग्लट हो जाता है कि लोग जो है सड़कों पे अपने प्याज फेंक के चले जाते हैं। ठीक है, सो ऐसी वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए ये स्कीम लाई गई है, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये स्कीम जो है इसकी 2 pronged स्ट्रैटेजी होगी। शॉर्ट टर्म में इंट्रोड्यूस करना प्राइस स्टेबलाइजेशन मेथड्स वॉलेटिलिटी को कर्व करने के लिए, एंड लॉन्ग टर्म में एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन बनाना ताकि फार्म गेट से लेके आपके जो वेरियस रिटेल आउटलेट्स एक्सेट्रा हैं वहां पे पूरी एक अच्छी सप्लाई चेन, एक वैल्यू चेन बन सके ताकि फार्मर्स को भी बेनिफिट हो एंड लोगों को भी फ्रेश प्रोड्यूस मिले। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो समथिंग जो इंपॉर्टेंटली ये अंडर द एजिस ऑफ अ बिगर अम्ब्रेला स्कीम जो कि है आपकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उसके अंडर आता है। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है ये किस तरह की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि सेंट्रल सेक्टर है। ठीक है, इजी होना चाहिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा। साथ ही में गवर्नमेंट जो है एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन्होंने अपग्रेड किया रिसेंटली ही इस ऑपरेशन ग्रीन्स को कि अब ये सिर्फ टॉप नहीं बल्कि सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कवर करेगा। अंडर द प्लान 50% सब्सिडी दी जाएगी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन टू डेफिशिएंट मार्केट्स। तो मतलब फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में ग्लट आया हुआ है प्याज का, बट से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के अंदर प्याज नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक जहाँ पे ग्लट वाली मार्केट है, जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है, वहां से अगर आपको डेफिशिएंट मार्केट तक पहुंचाना है तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उस पर आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। एंड साथ ही में 50% सब्सिडी दी जाएगी ऑन स्टोरेज इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेजेस। साथ ही में जो फूड प्रोसेसर्स हैं आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, FPOs हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, लाइसेंस कमीशन एजेंट्स हैं, राइट, जो आपके आड़तियाज हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, स्टेट मार्केटर्स हैं, ये सब जो है एलिजिबल एंटिटीज़ हैं अंडर दिस ऑपरेशन ग्रीन्स के
benefits. Right now, very importantly, apart from prelims, अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हम देखें और अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि आत्मनिर्भर भारत क्या सिर्फ इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, तो नहीं, ये इनफैक्ट आत्मनिर्भर भारत जो है फार्म सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में भी यूज़ किया जा रहा है. किस तरह से ये यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से ये एम्पावर कर रहा है, किस तरह से आत्मनिर्भरता को पुश कर रहा है, तो उसका एक ग्रेट एग्जाम्पल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन Greens. Right? So this was all for today. Thank you. Keep watching Premix with us. And again, जैसे कि आपको बताया गया था, आप हमारे बैच 3 के जो वेरियस कोर्स डिटेल्स हैं उनको जाके देख सकते हैं ऑन sleepyclasses.com. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप sleepy.classes@gmail.com पे हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं. यहाँ पे 1800-890-3043 के ऊपर जो है यू कैन जस्ट गिव अस अ कॉल एंड हम आपकी जितने भी डाउट्स हैं उनको ईजिली एंड वेरी क्विकली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंटली, अनदर थिंग लास्ट, आप ना भूलें that we also exist on social media entities, so you can join us on Instagram, on Facebook, on LinkedIn, on Telegram, राइट, जहाँ पे हम अपार्ट फ्रॉम हमारे वेरियस कोर्सेज स्कीम्स हम रेगुलर अपडेट्स करते हैं विद इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि न्यूज़ में है, जो कि आपकी प्रेपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं.